सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है विश्वास की दूरी, समाधान जरूरी। संदर्भ किसान आंदोलन। देश भर के किसान संगठन हजारों लाखों किसानों के साथ दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। जब हमने कार्यक्रम की बुनियाद तय की थी तो उस समय पर यह सोचा था कि दोपहर से शुरू हुई बैठक शाम होते होते खत्म होगी और किसी समाधान तक पहुंचेगी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बैठक तो खत्म हुई लेकिन समाधान अभी भी दूर है। प्रदेश के ही तमाम कृषि मंत्री आग्रह कर रहे हैं, प्रदेशों के मुख्यमंत्री आग्रह कर रहे हैं, केंद्र सरकार से गुहार कर रहे हैं कि इस मसले को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से भी आज मुलाकात की। उनको यह बताया कि यह मसला पंजाब के संदर्भ में महत्वपूर्ण नहीं बल्कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। कैसे, इसको भी समझने की हम कोशिश करेंगे। बैठक खत्म होने के बाद देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक पर संतोष जताया है। कहा है कि ठीक नीयत से बातचीत जारी है और हमने कहा है कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। लेकिन इसके तरफ सवाल इस बात का है कि पहले 2 दिन पहले भी बैठक हुई, आज भी 7.5 घंटे तक बैठक हुई, लेकिन इसके बाद भी समाधान क्यों निकला? और जिस बैठक को सौहार्दपूर्ण बता रहे हैं वहां के हालात इतने खराब हैं कि किसान संगठन सरकार का ना चाय स्वीकार कर रहे हैं ना भोजन। आज की बैठक के लिए भी जो किसान संगठन गए थे वो अपने साथ अपना भोजन लेकर गए थे। जब बीच में भोजन अवकाश हुआ तो सरकार के द्वारा तैयार कराए गए भोजन को खाने के स्थान पर अपने साथ लाए हुए भोजन को करना ही जरूरी समझा। आशा ये कि परस्पर विश्वास की खाई किस कदर दूर है। सरकार दावा कर रही है कि उसने जो कुछ भी कदम उठाए हैं वो किसानों की बेहतरी के लिए हैं और किसानों का कहना यह है कि सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं वो हमें मारने के लिए है। समझने की कोशिश करेंगे आज हम कि आखिर ऐसा कहां पे पेच फंस रहा है जिसके कारण से समाधान नहीं निकल रहा है। विश्वास में ऐसी क्या दूरी है जिसे पाट नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम इस बार चर्चा के सिलसिले को शुरू करें और खास मेहमानों से आपका परिचय कराएं जो इस चर्चा में हिस्सेदारी करेंगे। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का दिया हुआ है। उन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान में किसान राष्ट्र की आत्मा है, उस पर पड़ी निराशा की छाया को हटाया जाए तभी हिंदुस्तान का उद्धार हो सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम यह अनुभव करें कि किसान हमारा है और हम किसान के हैं। लोकमान्य तिलक ने गुलामी के दौर में यह चाहा था कि किसानों के संदर्भ में यह भाव सत्ताधीशों के मन में रहे कि हम किसान क्यों, किसान हमारे हैं। 73 साल की आजादी के बाद इस देश के किसान को ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार हमारी नहीं है या हम सरकार के नहीं है? यही एक मौलिक प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री नहीं बल्कि वस्तुतः किसान नेता, मूलतः किसान कमल पटेल आज इस चर्चा के लिए हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है। हमारे साथ असलम शेर खान जी मौजूद है। असलम शेर खान जिन पर देश को गर्व रहा है, हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ी रहे, राजनीति के अंतर्गत अपनी शिष्टता के लिए जाने जाते हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे पास साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजेंद्र आर्य जी हैं, अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय किसान संगठन के, हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हैं, जो किसान संगठन आंदोलन पे हैं उनका पक्ष रखने के लिए मौजूद है। निष्पक्ष राय देने के लिए अपनी खास शैली के लिए चर्चित पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी एक बार फिर हमारे साथ हैं। चारों का स्वागत है और चारों के स्वागत के साथ में चर्चा की शुरुआत हम राजेंद्र आर्य जी से करते हैं और राजेंद्र जी से जानना चाहते हैं, सरकार लगातार कह रही है सब कुछ किसान के लिए है, किसानों की बेहतरी के लिए है, किसानों के उद्धार के लिए है, किसानों के कल्याण के लिए है। इतनी सी बात किसान क्यों नहीं समझ रहे? कहां बात अटक रही है राजेंद्र जी? इतनी बैठकों के दौड़ चले जाने के बाद भी खड़े वहीं पर हैं। हालत यह है, जिस सरकार ने बताया कि किसान हमारे हैं, किसान भी बोलते हैं कि सरकार हमारी है, उसका दिया खाना तक खाने के लिए आप तैयार नहीं है। कहां बात अटक रही है? देखिए, 2014 में और 2019 में किसानों ने ही वोट देकर भाजपा को केंद्र में 2 बार लेके आए किसान, और उसके जिस तरीके से मोदी जी ने ये कहा कि किसानों की आमदनी लगातार घट रही है, आत्महत्याएं बढ़ रही हैं और हम मोदी जी ने अपने आप को डॉक्टर के तौर पे बताया, अभी डॉक्टर आत्महत्याएं बचाएगा किसान की, पर जिस तरीके से ये 3 काले कानून के नाम पे 3 जहर के इंजेक्शन दे दिए हैं किसानों को, उसका
साइड इफेक्ट है और उसका काफी रिएक्शन है और किसानों की डिमांड है, आपने इंजेक्शन तो लगा दिया जहर का, अब एंटीबायोटिक के तौर पे एक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद गारंटी का कानून भी आप लगा दें ताकि किसान की हालत जो बद से बदतर आपने कर दी है वो ठीक हो सके। और किसान ये भी कह रहे हैं अगर आपकी दवाई हमें सूट नहीं करती तो हम डॉक्टर भी बदल सकते हैं, यानी सरकार भी बदल सकते हैं। और किसान अपनी पॉजिटिव बात के साथ यहाँ बात में परिचर्चा इनके साथ जो सरकार के साथ जो बात हो रही है अपनी पॉजिटिव बात रख रहे हैं और किसान ये भी समझ रहे हैं जो नेशनल सिक्योरिटी की बात अमरिंदर जी ने कही है उसको भी समझ रहे हैं, पर सरकार सारी बातों को गंभीरता से नहीं ले रही। और ये जो बैठकों का दौर है वो तकरीबन 4 महीने पहले शुरू हो जाना चाहिए था, जो काफी देर लेट लतीफी के साथ सरकार ने शुरू किया। इसका मैं तो ये समझता हूं सरकार किसानों को इग्नोर कर रही थी, अंडर एस्टिमेट कर रही थी और जो इनका खुफिया तंत्र था वो सीआईडी और आईबी, इनकी अफसरशाही, इनके मुख्यमंत्री वो सरकार को ये कह रहे थे जिस तरीके से सरकार को जाट आरक्षण के दौरान झूठा आश्वासन दिया गया था केंद्र सरकार को, सब स्थिति हमारे कंट्रोल में है, तो ये सरकार केंद्र सरकार को मिसगाइड कर रहे थे। अब भी ये मिसगाइड कर रहे हैं कि हरियाणा में उस तरीके की बात नहीं है जो पंजाब में बात है। और इनको पर हम तो यहाँ बैठे हुए हैं बॉर्डर पे और दिन प्रतिदिन दुआ करते हैं परमात्मा से परमात्मा सरकार को सुचिता दे, सद्बुद्धि दे और जल्दी से जल्दी ये हमारी बात को समझ सकें। सद्बुद्धि की कामना कर रहे हैं राजेंद्र आर्य जी, लेकिन सद्बुद्धि के संदर्भ में उनकी कामना का असर कितना हुआ है इसके संदर्भ में कमल पटेल जी के पास जाएं उससे पहले एक बार सुन लेते हैं कि देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बैठक खत्म होने के बाद क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए। प्रारंभ से ये बात कह रहे थे कि भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में रहेगी। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार हर विषय पर पूरा खुले मन से किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही थी। किसान यूनियन और किसानों की चिंता है कि जो नया एक्ट आया है उससे एपीएमसी वो खत्म हो जाएगी, भारत सरकार रहेगी, इस बात पर विचार करें। तो कुल मिलाकर कहानी वहीं के वहीं अटकी हुई है एपीएमसी के संदर्भ में। कमल पटेल जी मेरे साथ में। कमल पटेल जी, आपको नहीं लगता है कि आपके होम करते हाथ जल गए, जैसा आपका दावा है कि हम तो कल्याण करने जा रहे थे, पर इस समय पर ऐसा जाहिर हो रहा है कि पिछले 2-4 दशकों में कोई अगर किसान विरोधी सरकार दिल्ली में अस्तित्व में आई है तो वो आपकी सरकार आई है। जिस तरीके से मैदान में किसान उतरे हैं और आपके पुराने साथी भी बगावती तेवरों में हैं, आपका दावा रहता है कि लोग बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है जो अकाली दल आपका सबसे पुराना साथी था वो इसी 3 कानूनों के चलते आपको छोड़कर अलग हो गया। जिनको नरेंद्र मोदी पिता तुल्य बताते थे प्रकाश सिंह बादल, उन्होंने आज अपना पद्म विभूषण भी आपको ससम्मान वापस कर दिया। क्या आपको नहीं लगता है कि किसानों के मसले पर आप पूरी तरीके से फेल हो गए? हिमांशु भाई जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज बीच में। हिमांशु भाई जी, ये सही है कि इस देश का दुर्भाग्य है कि जब भी कोई देश के हित में काम करते हैं तो कुछ शक्तियां ऐसी है जो उसका विरोध करने लगती है। जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम आदमी की सरकार है, किसानों की सरकार है, और आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हम किसान का विरोध करेंगे या किसान के विरोध में कोई कानून बनाएंगे? जी, किसान की आय 2 गुना करना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है 2022 तक करेंगे, तो उसी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये कानून लाए गए हैं। जी, अगर हम किसान विरोधी होते, गरीब विरोधी होते, तो गांव के गरीबों के लिए इतनी योजना 6 साल में आई जब जनता का दिल विश्वास जीता, विकास किया। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर मोदी जी ने जो मंत्र दिया उस पर हम चल रहे हैं। रहा सवाल ये 3 कानून का, तो ये तीनों कानून मैं कह रहा हूं, फिर आज कह रहा हूं, मैं पहले किसान हूं, बाद में मंत्री हूं जी, ये किसानों के हित में है। ये किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलेंगे, दशा और दिशा बदलेंगे, किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे और भारत को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे। जी, लेकिन इसकी कोई कंडिका में कोई कमी है, कोई है, तो उसके लिए सरकार बिल्कुल आपके साथ चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा कर रही। 7.5 घंटे आज चौथे दौर के उसमें चर्चाएं हुई है, और इसलिए मैं
किसान संगठन जो है उनसे भी हमारे राजेंद्र आर्य जी ने कहा कि ये तो जहर का इंजेक्शन है, जी। वो तो ये हो जाएगा। अच्छा बताइए, कोई भी लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार जी क्या बहुमत का विरोध कर सकती है? जी कोई आम आदमी और देश के किसानों के खिलाफ कर सकती है? अरे जो काम 55 साल में नहीं हुए कांग्रेस की सरकार ने, वो हमने 6 साल में किए मोदी जी के नेतृत्व में। जी फसल बीमा किसानों के लिए हम लेकर आए, किसान क्रेडिट कार्ड हम लेके आए, किसानों की आरबीसी 6-4 में हमने परिवर्तन किया, किसानों को सम्मान निधि अभी प्रधानमंत्री जी ने दी है, शुरू किया। मध्य प्रदेश में हमने दिए 4000। जी जो 75% छोटे किसान हैं उनको हम दे रहे हैं। किसान की खेत और फसल, अभी तक देखिए मंडियों में जो फसल आती जी। है उस समय भाव डाउन होते हैं, और जब फसल किसान की बिक जाती व्यापारियों के पास चल जाती जब भाव बढ़ते हैं। इन कानूनों से किसान अब वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट गांव में लगाएगा, अपनी फसल रोकने की क्षमता वो रखेगा और अपनी मर्जी से रेट बेचेगा, घर से, खलियान से, खेत से। एमएसपी भी रहेगी, मंडियां भी रहेगी, और घर, खलियान, खेत से भी फसल बिक सकती है और उसको लाभकारी मूल्य मिलेगा। आप कह रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैं कह रहा हूं मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ऊपर फसल बिकेगी किसान की, क्योंकि खरीदार बढ़ेंगे। कमल जी, 2-3 सवाल है मेरे। ये दावे तो आप पहले भी किए हैं, लेकिन आपसे मुझे मूलभूत प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा है। एमएसपी के संदर्भ में हर कोई बोल रहा है, देश के प्रधानमंत्री तक बोल रहे हैं एमएसपी थी, है और रहेगा। किसान क्या चाह रहा है, ये किसान संगठन क्या चाह रहे हैं? केवल इतना चाह रहे हैं कि ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं कि रहेगी तो एक लाइन इसी कानून में जोड़ दीजिए। जब आप बोल रहे हैं कि है और रहेगी, तो इसे कानून का हिस्सा बनाने से सरकार पीछे क्यों हट रही है? इस कारण को हम समझना चाहते हैं। कमल पटेल जी, इतना कृपया समझाएं। एक सवाल। दूसरा, आपने कहा कि किसान अपने खेत पे, अपने गांव में स्टोरेज बनाएगा, भंडारगृह बनाएगा, मशीन लगाएगा, प्रोसेसिंग प्लांट लगाएगा। इस देश के किसान से अपना घर तक तो बनता नहीं। अधिकांश किसानों की हालत यह है। इस एक्ट के आने मात्र से ऐसा चमत्कार हो जाने वाला है, जबकि किसान संगठन का कहना है कि कुछ नहीं होना है। कुल मिलाकर व्यापारियों के हवाले हमें कर दिया जाना है। कुल मिलाकर किसान जो अभी मालिक है वो मजदूर हो जाने वाला है। इन दो चिंताओं के संदर्भ में कमल पटेल जी शंका का समाधान करें। 7.5 घंटे की चर्चा में जो भी संवाद हुआ हो, समाधान तो नहीं निकला, ये कृषि मंत्री जी ने बता दिया, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। 5 तारीख को फिर बैठेंगे। आप बैठा बैठा के ही किसान को थका देना चाह रहे हैं या समाधान पे ले जाना चाह रहे हैं? इसके संदर्भ में मैं विनोद अग्निहोत्री जी से पूछूंगा, पर इन 2 सवालों के उत्तर जरूर आपसे जानना चाहूंगा। आवाज चली जाती बीच में। जी कमल जी। हाँ जी हिमांशु भाई जी, मैं दोनों प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूं। जी पहला जो है एमएसपी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी। जी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजाद भारत के पहली बार स्वामीनाथन आयोग की कुछ सिफारिशों को लागू किया है कि जितनी फसल की लागत होती किसान की, उसका निकाल के 50% उसको लाभ देकर उसका समर्थन मूल्य घोषित करते हैं। जी। कांग्रेस के पहले सरकारें जो थी वो 1 रुपया 2 रुपये बढ़ाती थी, हमने 200, 500, 250 करके 50% लाभकारी मूल्य घोषित किया। इस बात से मैं सहमत हूं आपकी कि जो एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी जाती है, उससे नीचे अगर एफएक्यू में किसान का माल है तो उससे नीचे नहीं बिकना चाहिए मंडी में, बाजार में। व्यापारी बोली न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर लगाए, और इसके लिए सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार की आर्थिक स्थिति, सरकार की कितना पूरा उत्पादन होता है उस पर खरीद सकते हैं, व्यापारी कितना, सरकारी समर्थन मूल्य पे कितना खरीदी होती है। अभी तक जो उत्पादन होता है फसल का, उसका 25% सरकार, केंद्र सरकार खरीदती है जी। 40% तक उसको बढ़ाया जा सकता है। जो पीडीएस में देते हैं गेहूं, धान, चावल, दाल, ये अधिक खरीदते हैं और इसलिए उसमें समर्थन मूल्य के आसपास किसानों को मिल जाता है। कुछ फसलें ऐसी है जो समर्थन मूल्य से ऊपर भी बिक रही हैं। इस बार हमने कुछ चेंज किया, मैंने बता रहा हूं आपको। मध्य प्रदेश में हमने सरसों समर्थन मूल्य 4425 था। किसान नेता राजेंद्र भाई आज सुन ले जरा आप जी, मध्य प्रदेश देश में 4425 समर्थन मूल्य था, 2500 से 3800 बिक रही थी, औसत 3000-3200। हमने समर्थन मूल्य पे खरीदना शुरू किया, 13 कुंटल की जगह 20 कुंटल किया इस बार हमने, जो पिछली कांग्रेस की सरकार ने 13 किया था। उसके बाद
हमने एक दिन में 25 कुंटल ही नियम था, उसको अनलिमिटेड कर दिया। उसका फायदा यह हुआ कि सारी फैक्ट्रियां तेल की जो थी, ऑयल मिल बंद हो गई, तो उन्होंने 4500 से 5500 में खरीदा, यानी समर्थन मूल्य से ऊपर किसान की फसल बिकाने में हम सफल रहे। ये मुझे खुशी है बताते हुए। इस प्रकार मूंग का समर्थन मूल्य 7000 है, वो अभी 8 और 8.5 9,000 बिक रहा है। ठीक है ना। तो इस प्रकार किसान का समर्थन मूल्य पर उससे नीचे नहीं बिकना चाहिए, और इसके लिए हम प्रयास कर रही है। हमारी सरकार इसमें गंभीरता से विचार कर रही है। हम पहले से ही कमल पटेल जी का उत्तर ही बता रहा है कि किसानों की जिंदगी में बदलाव इन 3 कानून से नहीं आना है, एमएसपी को अनिवार्य किए जाने से आना है। उन्होंने एमएसपी के संदर्भ में लागू किया, नतीजा मिला। ऐसा कमल पटेल मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता खुद कार्यक्रम में बता रहे हैं। पर भारत सरकार उनके इस अनुभव को सीखने, समझने और उसके अनुसार कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। कहां पेज अटक रहा है, इसके लिए विनोद अग्निहोत्री जी के पास जाता हूं। कमल पटेल जी के पास मैं दोबारा आऊंगा। विनोद जी, आपसे जानना चाहूंगा, भारत सरकार जो जुबान से बोल रही है उसे कागज पर देने के लिए तैयार नहीं। 8 दिन से किसान दिल्ली की सीमा पर डटा है। क्या चाह रही है सरकार, आप समझ पा रहे हैं? किसान क्या चाह रहा है ये तो समझ में आ रहा है, सरकार क्या चाह रही है इसे समझ पाने में देश थोड़ा सा भ्रम की स्थिति में आ रहा है। और सरकार कहती है कि किसान भ्रम में है। आप समझ पाए विनोद जी दिल्ली में बैठ के? देखिए हिमांशु जी, पहली बात तो सरकार और सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को ये भाषा बदल देनी चाहिए कि कुछ शक्तियां विरोध कर रही हैं। कोई शक्ति नहीं, वो किसान बैठे हुए हैं। वो पंजाब, हरियाणा के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुतायत हैं, और बाकी अन्य राज्यों के किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी वहां पहुंचे हुए हैं। तो ये कहना कि कोई शक्ति, कोई ऐसी शक्ति, ये बार बार कभी खालिस्तानी आप कह देंगे, कभी पाकिस्तानी कह देंगे, कभी कुछ कह देंगे, ये चीज, ये अवधारणा जो है बंद करनी चाहिए। क्योंकि जो भी बैठे हुए हैं, आज सरकार उनसे अगर बात कर रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार ने उनको मान्यता दी है, स्वीकृति दी है, तभी तो बुला बुला के आप 7-7 घंटे बात कर रहे हैं। तो ये मान के चलिए किसानों का एक बड़ा वर्ग वहां बैठा हुआ है। पहली बात तो ये मैं कमल पटेल जी को भी कहूंगा कि वो मंत्री हैं, जिम्मेदार हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, अच्छा उन्होंने अनुभव है उनका, किसान स्वयं है। उनको भी ये नहीं कहना चाहिए कुछ शक्तियां विरोध कर रही है। वो शक्तियां नहीं, वो किसान है, और उनको किसान माना है सरकार ने, अब मान लिया है। दूसरी बात यह है कि दरअसल ये जो तीनों कानून बने हैं, ये तीनों कानून निश्चित रूप से कृषि सुधार जो है उसकी बहुत दिनों से मांग थी, और वो मांग काफी समय से किसान संगठन, किसान नेता सभी कर रहे थे। और मैं तो चूंकि लगातार जब मैं मेरठ में था 1985-86 में, और महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में जब किसान आंदोलन होता था, उस समय से मैं किसान आंदोलन को कवर कर रहा हूं, देख रहा हूं। और देश भर के तमाम उस जमाने के किसान नेता भी ये मांग करते थे कि किसान को अपनी फसल की कीमत तय करने का अधिकार होना चाहिए, ये बात थी। तो जैसा ही कमल पटेल जी कह रहे हैं कि किसान अपने मन माफिक भाव पर जो है बेच सकेगा फसल, ये उसको एक लाभ होगा। हो सकता है ये बात सही हो, क्योंकि खरीदार बढ़ जाएंगे, वो खरीदार बढ़ जाएंगे तो जाहिर है वो मोल तोल भाव तोल कर सकेगा, ये एक संभावना बनती है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा कि सरकार आखिर वो एमएसपी वाले उसको प्रावधान को क्यों नहीं कानून में जोड़ रही है, जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री देश के वो कह रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी ने कहा है, रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, सारे मंत्री जब कह रहे हैं कि एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, लेकिन जो एक लाइन कानून में जोड़ने की बात है वो क्यों नहीं कर रहे हैं? उसका कारण ये है कि इन तीनों जो सुधार के नाम पर जो कानून लाए गए हैं कोरोना काल में अध्यादेश के जरिए अचानक जो है, और उसके बाद उनमें और एमएसपी में जबरदस्त अंतर्विरोध है। एमएसपी को जोड़ते ही इस होगा ये कि जो प्राइवेट सेक्टर, जो कॉर्पोरेट सेक्टर जो आना चाहता है किसानों की उपज खरीदने के लिए, वो फिर नहीं आएगा, वो डिस्करेज हो जाएगा। क्योंकि एमएसपी एक बार तय हो जाएगा, और अगर ये दंडनीय अपराध बन गया कि एमएसपी से नीचे का खरीदने वाले को दंड दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से इससे वो खरीदार नहीं आएंगे, क्योंकि वो अपने हिसाब से, बाजार के हिसाब से कीमत तय करना चाहेंगे। बाजार जब कीमत तय करता है तो उसमें कोई पाबंदी नहीं होती है। एमएसपी लगने से एक पाबंदी हो जाएगी, तो सारे ये जो सुधार हैं, अब इनको सुधार कहें या कथित सुधार कहें, जो भी कहें, क्योंकि उनके दूसरे प्रावधानों में भी बहुत सारे ऐतराज किसानों को हैं। वो खाली अभी एमएसपी का ही मुद्दा नहीं है, उसमें वो एसडीएम की कोर्ट में जाने का मुद्दा भी है, उसमें वो ये भी मुद्दा है कि किसान जो है अपने जब बिना रजिस्ट्रेशन के बेचेगा, मंडियों में शुल्क लग रहा है, बाहर बिना शुल्क के खरीदारी होगी तो कौन मंडी जाएगा, तो अपने आप मंडियां अप्रासंगिक हो जाएंगी।
भाई एपीएमसी आप ना खत्म करें, लेकिन जब मंडी में 4 से 6% तक शुल्क देगा व्यापारी, तो कौन व्यापारी वहां जाकर खरीदेगा? वो बाहर खरीदेगा, तो मंडियों में कोई जाएगा ही नहीं। तो एमएसपी निरर्थक है, मंडी निरर्थक है, अपने आप अप्रासंगिक है। तो ये सारी चीजें, उसमें तमाम जो एक्ट का विरोध किसान कर रहे हैं, उसके पीछे ये सारे कारण है। तो खाली एमएसपी नहीं, एमएसपी एक बड़ा मुद्दा है। तो ये जो अंतर विरोध है उस एक्ट को लेकर के, एक्ट में एमएसपी और उसके बीच में, वो एक बड़ा कारण है, क्योंकि सरकार ने ये तय किया है कि भाई अब निजी क्षेत्र के लिए कृषि बाजार को खोलना है। बड़ी महत्वपूर्ण बात विनोद अग्निहोत्री जी ने कही है कि बताया ये जा रहा है कि ये किसानों की बेहतरी के लिए है, लेकिन इससे बाजार खुले तौर पर किसानी में कूदने जा रहा है। और बाजार जब खुले तौर पर किसानी में कूदेगा, किसान की फसल के संदर्भ में, तो वो किसी कानून कायदे की परिधि में वैसा नहीं आ रहा है जिससे किसान के हित सुरक्षित रह पाए। और इसीलिए किसान बुरी तरीके से, विकल तरीके से फड़फड़ा रहा है, तड़प रहा है और अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सड़क पर उतरा हुआ है। इसके बीच में असलम शेर खान जी हमारे साथ में हैं। शेर खान साहब, आपसे जो समझने का विषय है वो ये है कि इस किसान आंदोलन के संदर्भ में प्रारंभ में तो ये कहा गया ये केवल पंजाब के कुछ लोगों के द्वारा की जा रही शरारत है और वहां पर कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार के द्वारा इसे हवा दी जा रही है। जब दिल्ली तक चले आए तो यह आया कि ये कुल अमरिंदर सिंह ने अपनी बला इधर को ठेल दी है। हरियाणा के किसान साथ में नहीं है। यह भी कहा गया कि इसमें बिचौलिए और आड़तिए जिनका धंधा चौपट होने वाला है, उनकी साठगांठ है, वह लोग सड़क पर आए हैं। बदलते वक्त के साथ भी हुआ कि हरियाणा के किसान भी जुड़ते दिखाई दिए, फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी दिखाई दिए। कांग्रेस शुरू से इस मसले पर आक्रामक रवैया अपनाए हुए है। राहुल गांधी रोज एक ट्वीट करके अपनी आहुति इस आंदोलन में दे देते हैं। पर जानने का विषय यह है कि अभी भी लोग ये कहते हैं कि आंदोलन सीमित क्षेत्र का है। अगर किसानों के लिए इतनी परेशानी इस कानून से है तो अब बाकी इलाकों में आवाज क्यों नहीं उठ रही? जहां से कमल पटेल जी हैं, 200-400 गाड़ियां दबाव डाल के भिजवा ली गई, लेकिन मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, कोई आंदोलन हो रहा दिखता नहीं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है पर आंदोलन ऐसा सड़क पर दिखता नहीं। देश इतना बड़ा, कहीं आंदोलन की आवाज दिखती नहीं। जानने में दिलचस्पी इस बात को है कि कांग्रेस जो एक समय कहती थी हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, उसका इस आंदोलन को लेकर समर्थन है। तो कैसा समर्थन है जिसमें पूरे देश से आवाज उठती दिखती नहीं? क्या कहेंगे असलम जी? देखिए हिमांशु जी, जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो वो इसलिए सीधा लग रहा है क्योंकि वहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की हुकूमत है जी, और वो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं और अमरिंदर सिंह जी इस किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत सीधी बात है कि सरकार किसानों का समर्थन कर रही है पंजाब में जी, लेकिन बाकी हिंदुस्तान में कांग्रेस का कोई बहुत ज्यादा नाम निशान बचा नहीं है जी, ना कोई इतनी बड़ी क्षमता है कि वो कोई आंदोलन चलवा पाए, ठीक है ना। पंजाब जरूर, और हरियाणा इत्तेफाक से बीजेपी के पास है। एक दूसरी जो राज्य है, जो सबसे ज्यादा जो कृषि प्रधान जो राज्य है, वो पंजाब, हरियाणा, यूपी जी, तो दो बीजेपी के पास है, एक कांग्रेस के पास है जी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आंदोलन है इसमें अगर आप कुछ शक्ल में करें मतलब कहना चाह रहे हैं तो वो ठीक है कि अमरिंदर सिंह जी का समर्थन है। और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, वो बात भी कर रहे हैं। जहां तक सवाल है ये सब क्यों हो रहा है इस मुल्क के अंदर जी, अभी आपने थोड़े दिनों के अभी लॉकडाउन एक तरह से पूरा तो नहीं चल रहा है, खुल गया है कई, लेकिन अभी आपने मजदूरों का हशर देखा था मार्च अप्रैल में, लाखों आदमी सड़कों पे आ गए। कोई पॉलिसी नहीं, लॉकडाउन करने के लिए कोई है ना इंतजाम नहीं, कोई सोच नहीं, एक वन फाइल किया और कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया, बसें बंद कर दी, रेलें बंद कर दी और हजारों लाखों आदमी पैदल मरते अपने 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 गाँवों की तरफ, हजारों यानी 1000 किलोमीटर तक चले गए, बम्बई से, दिल्ली से, बड़े बड़े शहरों, पंजाब से लोग काम करने आते हैं जी। कोई पॉलिसी नहीं थी, वे लॉकडाउन कर रहे थे तो ढंग से करते, दुनिया ने लॉकडाउन करा। अब आप आ जाइए, बिल पे आ जाइए जी। ये मैं इसमें डिबेट में बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, मैं तो एक ही डिबेट में बात कर रहा हूँ कि बीजेपी की जो इस किस्म की नजरिए, मैंने 2 बीजेपी देख रहा हूँ जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी बीजेपी मैंने देखी जी, और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के जमाने की बीजेपी का नजरिया दूसरा था, बिल्कुल इस बीजेपी से अलग था जी। उनका जो था, उनका ये कहना था कि कंटिन्यूटी जो है देश की
वो जरूरी है। अगर कंटिन्यूटी को तोड़ देंगे हम तो फिर देश को नए सिरे से खड़ा करना बहुत बड़ा देश हो गया और डाइवर्सिटी का है जी। अब आपने अगर आप प्राइम मिनिस्टरों में देखो तो सबने ये उठा के 70 साल को कह देते हैं, अच्छा वो और ऐसा भाषण देते हैं, ऐसी बात करते हैं कि लोग समझते हैं आया तो 70 साल में सब कुछ गड़बड़ हुआ होगा जी। नेहरू जी रहे, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री रहे, इंदिरा गांधी रही, मोरारजी देसाई रहे, फिर है ना, फिर इंदिरा गांधी आ गई, फिर राजीव गांधी 5 साल रहे, फिर नरसिम्हा राव रहे, फिर देवे गौड़ा रहे, फिर वीपी सिंह रहे, फिर अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल रहे, फिर मनमोहन सिंह रहे और अब नरेंद्र मोदी हैं। अब इतने लोगों ने इस देश को गाइड करा, लीड करा एज ए लीडर और एज ए प्राइम मिनिस्टर। अपने अपने नजरिए हैं। मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार के यही नजरिया है कि हम किसानों को इस तरह डील करेंगे। जम्मू कश्मीर का जो मामला था बहुत पुराना मामला था, उनके इनका नजरिया के 370 खत्म करनी चाहिए थी, इन्होंने 370 खत्म कर दी। अब ये जाने लद्दाख में चाइना से डिबेट शुरू हो गई, अब ये वहां पर इन्होंने वो स्टेट खत्म हो गई तो अभी तो वहां तो एक शून्य जैसा माहौल हो गया जी। तो इनका अपना नजरिया है भारत को चलाने का। मेरी तरफ से इनको पूरी शुभकामनाएं जी कि आप बहुत इस मुल्क को बहुत अपनी पूरी क्षमता से चलाइए। जितने कानून बदलना है सब कानून बदल दीजिए, जो भी आपके एजेंडाज हैं वो सब एजेंडा पर कर लीजिए, क्योंकि ये आप दिखाते हैं कि जो खंडरात दिखाते हैं ना कि कभी यहाँ मुगलों का राज हुआ करता होगा, यहाँ की ऐसी हुकूमतें चलती होंगी, फिर ब्रिटिशर्स के आप देख लो बिल्डिंग है, पार्लियामेंट हाउस और राष्ट्रपति भवन के यहाँ कभी गवर्नर जनरल का राज होगा जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये राज इनका भी आ गया। अब ये भी एक अपनी छाप बनाना चाहते हैं, एक नई पार्लियामेंट बनाना चाहते हैं, हर चीज नई करना चाहते हैं। गुड लक टू देम। आप ये किसानों का मामला जैसे आप चाहें डील करें, क्योंकि मुझे जो इसमें सिर्फ एक ही खतरा लग रहा है, अगर गोली चल गई किसानों के ऊपर फिर ये के अंदर बहुत बड़ा खतरा रहेगा। तो मुझे इनसे इतनी विनती करना है सरकार से कि खुदा के वास्ते इन किसानों पे गोली मत चला देना। गोली आप जला दोगे वो हट हो जाएंगे और उसमें कम्युनिटी ने इसको थोड़ा सा अब प्रतिष्ठा बनती जा रही है जी। जितने दिन करना चलेगा उतनी इसकी कम्युनिटी में प्रतिष्ठा बन जाएगी, तो लड़ाई बनती चली जाएगी। और फिर अगर वो लड़ाई का अंत ये होगा कि वार होती है फिर, ठीक है ना, वो निहत्ते लड़ेंगे और ये मिलिट्री या पुलिस इनको गोली चलाएगी। अभी तो खाली एनएन वगैरह चलाई थी, उनकी सड़कें घटने इसके में आपने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर दुनिया में कंडम सिख कम्युनिटी पूरी दुनिया में रहती है जी। चाहे कनाडा हो, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे अमेरिका हो, और बहुत इम्पोर्टेंट कम्युनिटी जी ना। वो सिर्फ विदेशों में काम करते हैं, किसानी और खेती में भी बहुत ताकत से काम करते हैं। तो मेरा तो इनसे इतनी विनती है कि भाई साहब गोली मत चला देना किसान। मतलब शेरखान जी की अपनी चिंता है, उनका मानना है ये सरकार अपने एक अलग तरीके से चल रही है, वो अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं। कांग्रेस के प्रति उनकी निराशा है कि कांग्रेस में अब ज्यादा दमवम कुछ बचा नहीं, तो हम आंदोलन को क्या हवा देंगे और किस तरीके से देंगे, पर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि अभी जो कुछ शांति से चल रहा है वो कहीं आने वाले वक्त में हिंसक आंदोलन में तब्दील ना हो जाए, कहीं गोली या लाठी का मामला ज्यादा बिगड़ न जाए। लेकिन हम उस विषय से आगे बढ़ते हैं और राजेंद्र आर्य जी के पास में वापस आते हैं। कमल पटेल जी भी इत्तेफाक रखते हैं कि एमएसपी के संदर्भ में कुछ होना तो चाहिए। आर्य साहब, आपसे जानना यह है कि सरकार बात कर रही है, बात लेकिन अपनी शर्तों पर ही कर रही है। स्पष्ट तौर पर बैठक के दौरान ही नरेंद्र सिंह तोमर जी के हवाले से यह बयान आया कि कानूनों में कोई संशोधन तो हो सकता है पर रद्द नहीं होंगे। दो विषयों पर संशोधन की बात आ रही है, एक एसडीएम कोड के संदर्भ में कि एसडीएम कोड से ऊपर जाने की अनुमति दे दें, एक इसके संदर्भ में सहमति है, और दूसरी जो सहमति के संदर्भ में बात है वो बिजली बिल के संदर्भ में कोई रास्ता निकले इसके संदर्भ में है। पर एमएसपी को छूने के लिए सरकार तैयार नहीं, बातचीत के सिलसिले को लगातार बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ऐसी ठंड में जब 100 लोगों के और 50 लोगों के बाहर आने पर प्रतिबंध है, हजारों लोगों के साथ आप सड़क पर डटे हुए हैं, क्या लग रहा है आपको, सरकार वाकई समाधान की ओर बढ़ रही है कि समय गुजार रही है कि थककर आप अपने अपने घरों में वापस दुबक जाएं? देखो, सरकार की मंशा ये है किसी तरीके से समय गुजार कर, आंदोलन में फूट डालकर और
ऐसा मामला जैसे इन्होंने पंजाब वर्सेस अदर्स का या सिख वर्सेस अदर्स का जो मामला बनाने की कोशिश है, हम उसको किसी भी तरीके से कामयाब नहीं होने देंगे। मैं थोड़ी सी आंकड़ों की विद फैक्ट फिगर डाटा स्टैटिक्स आपको बता देता हूं, एमएसपी क्यों जरूरी है जी। आज पूरे देश का जो केवल सिर्फ 94% फूड ग्रेन है, वो केवल इसलिए कहता हूं, आप मजाक में कह रहा हूं, 94% फूड ग्रेन एमएसपी पे नहीं बिकता जी, सिर्फ 6% बिक रहा है जी। और देश के सिर्फ 6% हिस्से में ही एमएसपी लागू है जी, खास तौर पे हरियाणा और पंजाब में। जब सिर्फ 6% बिक रहा है, 94% लूटा जा रहा है व्यापारियों के द्वारा, और जो एमएसपी है वो भी हरियाणा और पंजाब की मंडियों में 25 से 30 दिन तक वैलिड है। अगर 30 दिन के बाद जो सरकार ने एक टाइम पीरियड अनाउंस किया है, खरीद का टाइम पीरियड, अगर 30 दिन के बाद आप मंडी में लेके जाओगे तो वहां भी एमएसपी एप्लीकेबल नहीं है जी। और जो किसानों का जो डर है, सबसे बड़ा जो डर है, सरकार की ये नीयत है, सरकार फसल खरीद से 100% भागना चाहती है, एमएसपी से इमीडिएट तत्काल प्रभाव से भागना चाहती है। अगर सरकार किसान और खरीदार के बीच में से निकल गई तो ये किसान को बहुत बड़ा डर है, बिना मतलब आधे से भी कम रेट पे व्यापारी सरकार किसानों की फसलों को लूटेगा और किसान की आत्महत्याएं बढ़ेंगी, आमदनी घटेगी। किसान को अपनी गेहूं और जीरी को भी ऐसे ही सड़कों पे फेंकना पड़ेगा जैसे आलू, प्याज और टमाटर को फेंकना पड़ता है। तो एक गारंटी मांगता है किसान, क्योंकि किसान की फसल खरीद की जो गारंटी है वो सरकार हमेशा रखे। हम सरकार को ये कहते हैं, आप किसान का वकील बनकर, किसान का हनुमान बनकर बीच में जब तक नहीं खड़े रहोगे तब तक ये व्यापारी किसान की बोटी बोटी नोच लेंगे। और साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आप स्वयं आंकड़ा दे रहे हैं, इस देश में कुल कृषि उत्पादों का मात्र 6% एमएसपी पे होता है, 94% सरकारी स्तर पर खरीद नहीं होती। तो फिर 6% के लिए काहे इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं? जब 94 को आपने स्वीकार कर लिया, 94 को लेकर आपको शिकायत नहीं रही 73 सालों में, तो ये 6% के लिए इतना सारा मजमा क्यों इकट्ठा हो रहा है? एक सामान्य व्यक्ति के जहन में यह सवाल आता है, क्या वाकई ये आंकड़े सही है? क्या वाकई 94% पे जब सरकारी खरीद नहीं है तो 6% के लिए इतनी मारामारी किस लिए? बता रहा हूं, सुनिए, मैं बता रहा हूं, अपने अधिकार के लिए मजमा इकट्ठा हुआ है और आज किसानों ने वही किया है जो भगत सिंह जी ने किया था। और बहरे सरकार के कानून खोलने के लिए धमाके करने पड़ते हैं। और मैं आपने जो बताया, जो मैं बता रहा हूं, 1888 अगर रुपए एमएसपी है धान का, तो 1888 का पर्चा कटता है हरियाणा में और किसान को 1650 और 1700 मिलता है। सरकार की पकड़ नहीं है अधिकारियों पे, अपने प्रशासन पे, और व्यापारियों की मिली भगत से उसके सोने को लूटा जा रहा है। और बहुप्रचलित धान घोटाला हरियाणा में कई बार हो चुका है। सारी फसलों में सूरजमुखी का अगर एमएसपी की बात देखो, हम ये चाहते हैं, इस बार ये आवाज उठी है जुल्म के खिलाफ। चाहे मैं ये नहीं, किसी सरकार को मैं किसी पार्टी को मैं आरोप नहीं कर रहा, मैं ये कहता हूं सरकार के खिलाफ। पिछली सरकारों ने भी हमें कहीं का नहीं छोड़ा और पिछली सरकारों में भी घोटाले हुए हैं। और हम इस सरकार, कभी तो किसान जागेगा, किसी सरकार के साथ तो किसान लड़ाई करेगा। तो सरकारें किसान की दुश्मन है और हम हर सरकार से अपना हक लेना जानते हैं। और चाहे सरकार किसी की भी रहे, आगे किसी की भी रहे, हम अपने हकों की लड़ाई के लिए पीछे नहीं हटेंगे। ये राजन जी का कहना है। कमल जी, क्यों सोते हुए किसान को जबरिया जगा दिया? क्यों बर्र के छत्ते में हाथ दे दिया? 3 कानून लाए आप, ये मानते हुए कि हम तो किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाने जा रहे हैं, हम किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने जा रहे हैं, हम किसानों को वो सब कुछ देने जा रहे हैं जो 73 साल में नहीं मिला। ये आपका दावा है। किसान मान रहा है जैसी भी हालत में है, आप हमें उससे भी ज्यादा बर्बाद कर देने पर आमदा है। आप हमें व्यापारियों के हवाले कर देना चाहते हैं। 94% तो पहले ही व्यापारियों के हवाले था, 6% को भी अब आप उनके हवाले कर देना चाह रहे हैं। जानने में दिलचस्पी यह है मेरी और पूरे देश की भी, कि अभी भी आप इस जिद पर अड़े क्यों हैं? जब तमाम किसान सड़क पर आ गया कि हमें ये नहीं चाहिए, तो ये फैसला ले क्यों नहीं लेते? क्यों रुक रहे हैं? क्या ऐसा कारण है जिसमें सरकार को लगता है कि पीछे हटेंगे तो उसकी नाक कट जाएगी या उसका जो इकबाल है वो खत्म हो जाएगा?
जी कमल जी। हिमांशु जी, जो अभी राजेंद्र भाई ने कहा है जी कि 73 साल से मेरी आवाज आ हाँ रही ना? बिल्कुल। 73 साल से लूटते आए करते आए। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो मैं किसान हूं, मैं जनप्रतिनिधि हूं, मैं किसानों के लड़े लड़के यहां तक पहुंचा हूं जी और मैंने किसानों को हक भी दिलवाए हैं। जी मेरा यह कहना है कि मांग और पूर्ति, जी। अगर व्यापारी कह रहे हैं, आप व्यापारी सभी व्यापारी लुटेरे नहीं है, ये गलत नीतियों के कारण लूटते थे। हमारा यह कहना कि अगर किसान की फसल जी किसान पैदा करता खून पसीना बहाकर, अगर व्यापारी नहीं होगा तो खरीदेगा कौन? जी और सरकार का काम भी पूरी फसल खरीदना, जिनसे खरीद नहीं सकती। अगर सरकार पूरी खरीद लेगी तो फिर विकास के कार्य कहां से करेगी? और इसलिए व्यापारी जितने हैं, मैं बताना चाहता हूं कि खरीफ और रबी में जब फसल आती है, किसान के खेत से मंडी में जाती है, व्यापारी होते हैं 100, खरीदने की क्षमता उनकी 10,000 कुंटल, लेकिन ब्याह ले जाता 50,000 कुंटल, तब भाव नहीं बढ़ता, गिरता है, किसान मजबूर होकर बेचता है, कुछ समर्थन मूल्य पे खरीदी जाती है। और इसलिए सरकार ने ये कानून बनाए हैं। इससे हमने एक कानून बनाया है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, गांव और शहर मिलकर देश बनाए। 73 साल तक गांव की प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं। गांव के मकान आपका 1 करोड़ का भी है तो उसमें 1 रुपए का लोन नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर शहर के लोगों को ही ऋण मिलता था उद्योग के लिए, सब वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज। अब किसान हूं मैं, अगर मैं किसान हूं, मेरा मकान है, मेरी प्रॉपर्टी है, तो उसकी वैल्यू होगी, मैं एफपीओ बनाऊंगा गांव का, और उससे गांव की प्रॉपर्टी की कीमत 100 करोड़ है तो मैं 100 करोड़ के वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट और कृषि उपकरण बनाने के फैक्ट्री लगा सकेंगे। गांव के लोग खेती भी करेंगे, व्यापार भी करेंगे, व्यवसाय भी, निर्यात भी, और उद्योगपति बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, बेरोजगारी दूर होगी। इसके लिए कानून है और इसलिए हमने प्रॉपर्टी का मालिकाना हक दिया है, और जिससे अब गांव के विकास के द्वार खुले हैं। अब किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी। जब व्यापारी खरीदार ज्यादा होंगे तो मांग की कीमत बढ़ेगी, और व्यापारी कम होंगे तो घटेगी, तो व्यापारी बढ़ेंगे। इसलिए हमने इसमें जो पैन कार्ड धारी उसको खरीदने की छूट दी है। अभी तक मेहनत करता किसान और माल कमाते बिचौलिए। ये जो पंजाब के अंदर व्यवस्था है, यहाँ मंडी नहीं है, यहाँ आड़तिया प्रथा है। ये आड़तिया कमाते, जैसा अभी राजन जी ने कहा कि 1888 रुपए है, लेकिन किसान को मिल रहा 1700, 1600। और ये इस कानून से ये आड़तिया अलग होंगे, बिचौलिए अलग होंगे, और इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। और उनके दबाव में कमल अमरिंदर से मुख्यमंत्री है और बाकी पंजाब के नेता है, क्योंकि मोटी रकम ये आड़तिया इनको देते हैं, जिससे सरकार बनाते हैं और सत्ता चलाते हैं, और इसलिए इनको तकलीफ है। मोदी जी चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि हम किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे। हम किसान खेती भी करेगा। क्यों किसान खेती के लिए मजबूर क्यों है? किसान को खाद, बीज, दवाई और कृषि उपकरण, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर के ऋण मिलता है। लेकिन मैं अगर वेयर हाउस बनाना चाहूंगा, 73 साल में मुझे 1 रुपए का वेयर हाउस के लिए लोन नहीं मिला। और इसलिए अब गांव का किसान, जिसलिए मैंने कहा ना कि गांव के पास पक्के मकान की जरूरत है, पक्के मकान भी हमने बनाए। अब किसान के गांव में लोन मिलेगा, और इसलिए मुट्ठी भर लोग जो उद्योग व्यवसाय पे कब्जा करते थे, अब इसका विकेंद्रीकरण होगा और लाखों करोड़ लोग। कमल जी, मैं माफी चाहूंगा बीच में रोकने के लिए। मैं एक बार जानना चाहता हूं, ये बिचौलिए या आड़तियों को लेकर आपकी इतनी परेशानी क्या है? ये जो बिचौलिए हैं, ये जो आड़तिए हैं, ये क्या पाकिस्तान वगैरह से ताल्लुक रखते हैं? क्या उनको रोजगार के संदर्भ में आपने कोई विकल्प दे रखे हैं? इस देश में रोजगार के संदर्भ में पकौड़े तिलने जैसे सुझाव भी आप लोग दे देते हैं। लोग कृषि उत्पाद के संदर्भ में एक मध्यस्थ का काम करते हैं, जिन्हें आप बिचौलिए कह के संबोधित कर रहे हैं या आड़तिए कह के। क्या ये काम आज से शुरू हुआ है? इस देश में सदियों पुरानी ये परंपरा चली आ रही है। एक सवाल, सरकार क्या अपने धंधों में बीच में मध्यस्थ बिचौलिए नहीं रखती? पेट्रोल पंपों के संदर्भ में भी आप पेट्रोल पंप कंपनियां सीधे क्यों नहीं खोलती? क्यों उन्होंने डीलर रखे हुए हैं? हिंदी में डीलर को बिचौलिए ही बोला जाता है। क्यों आप उन्हें कमीशन देते हैं? तो ये सवाल उठता है कि ये बिचौलिया शब्द इस्तेमाल करने से अपनी बात में वजन ज्यादा आ जाता है, लेकिन इस देश के अंतर्गत तमाम मंडियों में, केवल पंजाब की बात क्या करें, सारी जगहों पर इस प्रकार के बिचौलियों की एक अनिवार्य भूमिका है, और उनके किसानों के साथ रोटी बेटी के संबंध है, उनके सुख दुख के वो साथी हैं। आपको नहीं लगता है कि अपने कानून को वजन देने के लिए आप एक पूरी की पूरी व्यवसाय की परंपरा पर प्रहार कर रहे हैं? जी कमल जी। नहीं, देखिए हिमांशु भाई जी सुनिए जी, मेरा यह कहना है, पूरे देश में
जो व्यवस्था है समर्थन मूल्य पे खरीदी करने की जी हमारे मध्य प्रदेश में कोऑपरेटिव सोसाइटियों से हम खरीदते हैं, किसानों की संस्था से जी और इसलिए जो कमीशन मिलता है वो किसानों की संस्थाओं को मिलता है जी और पंजाब के अंदर आड़तिये खरीदते जी। हैं अपनी आड़त पर और इसलिए वो कई गुना कमाते हैं, 100-200 रुपए कमाते जी। हैं और इसलिए तकलीफ है। और इससे अब किसानों के एफपीओ बनेंगे, पैक समितियां बनेगी, सारी व्यवस्थाएं हम किसानों की समितियों को देने वाले हैं, एफपीओ को देने वाले हैं और एफपीओ इतने मजबूत होंगे कि हम मंडियों के अंदर ये कह रहे हैं मंडियां बंद हो जाएगी। अरे मंडियों को हम स्मार्ट मंडी बना रहे हैं, हम किसान का चंदन लगा के स्वागत कर रहे हैं मंडी में आने पे, उसको इलेक्ट्रॉनिक कांटे पे तोल दे रहे हैं और खाद बीज और दवाई के गोडाउन हम मंडियों में बना रहे हैं, किसान मॉल हम मंडियों में बना रहे हैं। जिस प्रकार मिलिट्री की कैंटीन होती है वहां अच्छी गुणवत्ता का माल मिलता है और सस्ता मिलता है, इसी प्रकार अब मंडियों में किसानों को खाद बीज दवाई और कृषि जो भी चाहिए अच्छी गुणवत्ता का मिलेगा, सस्ता मिलेगा, सम्मान के साथ मिलेगा। वहीं से ट्रैक्टर में माल लेके आएगा, बेचेगा, खाली ट्रैक्टर नहीं ले जाएगा, माल भर के ले जाएगा और इस प्रकार किसानों की लागत भी कम होगी, अच्छी गुणवत्ता का बीज खाद दवाई मिलेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, किसान की आय 2 गुना 4 गुना होगी। हम किसान को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। कमल जी, मैं बीच में फिर रोकता हूं आपको। आप मंडियां इतनी स्मार्ट बना रहे हैं, यह बात आप केवल मध्य प्रदेश के संदर्भ में कर रहे हैं। अगर मंडियों से इतना कुछ बेहतर होने वाला है तो केंद्र सरकार ने कानून मंडियों के बेहतरी के संदर्भ में, उन्हें स्मार्ट बनाने के संदर्भ में क्यों नहीं बना दिया? उन्होंने तो कानून यह बनाया कि मंडियों में आने की जरूरत नहीं है और विनोद अग्निहोत्री जी इसी को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि जब 6% टैक्स मंडी का देना पड़ता है और जब टैक्स की जरूरत ही नहीं है तो व्यक्ति टैक्स देने के लिए आएगा क्यों मंडी में, आपका चंदन लगवाने के लिए? यह सवाल विनोद अग्निहोत्री जी ने उठाया है, जिसमें उनका यह डर छुपा हुआ है कि आपका यह नया कानून आने वाले वक्त में मंडी नाम की संस्था को खत्म करा देगा। केवल आपका चंदन लगवाने के लिए व्यापारी या किसान मंडी का रुख क्यों करेगा? 6% टैक्स बहुत बड़ी लागत होती है। क्या आपको नहीं लगता है कि ये चिंताएं जो विनोद अग्निहोत्री जी ने व्यक्त की हैं किसानों के संदर्भ में, उसका उत्तर मिलना चाहिए? बिल्कुल मैं उत्तर दे रहा हूं जी, मैं उत्तर दे रहा हूं अग्निहोत्री जी। जी मैं बताना चाह रहा हूं आपके माध्यम से पूरे किसानों को, जनता को कि मध्य प्रदेश में 1.5 रुपया 1 रुपया 50 पैसे मंडी टैक्स था जी। जैसे ही ये कानून आया हमने मंडी टैक्स मात्र 50 पैसे कर दिए, मात्र 50 पैसे और 50 पैसे में हम किसान व्यापारी को वहां गोडाउन देते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं। किसान का मंडी के ऊपर विश्वास है क्योंकि वहां व्यापारी आता है, उसकी प्रतिस्पर्धा में बोली लगती है, कुछ रेट मिलता है और इसलिए मंडियां रहेगी और अच्छी बना रहे हैं। लेकिन एमएसपी पे खरीदी भी होगी, लेकिन उसके बावजूद हमने जो सिंचाई के साधन बढ़ाए जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा है। पहले 50 साल तक सिंचाई नहीं थी, हमारे देश में आयात करना पड़ता था, अब हम निर्यातक बन रहे हैं, पूरे दुनिया को हम सपोर्ट माल बेचेंगे और इसलिए कानूनों में संशोधन किया गया है कि मंडी से और समर्थन मूल्य से भी अगर ऊपर रेट मिलता है, प्रतिस्पर्धा होगी तो किसान को घर से खलिहान से, ताकि उसका ट्रांसपोर्टिंग खर्चा बचे, वो भी आप खरीद सकते हो और इसलिए हम किसान को ये सुविधाएं देने के लिए किसान को ये सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं कमल पटेल जी। लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। एक बड़ी रोचक बात है इस पूरे कानून और पूरे तमाशे के बीच में, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिसकी केंद्र में सरकार है, जिसके मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री कमल पटेल जी हमारे साथ हैं, वो ये बता रहे हैं हम एमएसपी ही नहीं देना चाहते, हम तो एमएसपी से भी ज्यादा किसानों की फसल का दाम दिलाना चाहते हैं। और सड़क पर बैठा हुआ किसानों का समूह है जो केवल इस बात की गुहार कर रहा है, यार वादा का तो छोड़ दो, जो एमएसपी है उसकी गारंटी भर दे दो। पर सरकार बोलने को तैयार है, कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है। आप समझ पा रहे हैं, बयान में जितना दम है कलम में वो दम नहीं दिखाया जा रहा है। ये अंतर बयान और कलम का, समझ पा रहे हैं अग्निहोत्री जी, कहां पेच फंस रहा है? सरकार क्यों घंटों बात तो कर रही है पर कलम चलाने के लिए तैयार नहीं है, जो समाधान का सबसे सरल रास्ता है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं हिमांशु जी। देखिए, मेरे पास कमल पटेल जी जैसे आंकड़े तो नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन जो मेरी अपनी पत्रकारीय समझ है जी, किसान आंदोलन कवर करते करते और किसानों के बीच लगातार संवाद करते करते जो मेरी एक समझ बनी है, उसके मुताबिक समस्या, जैसा कि कमल पटेल जी ने कहा कि हम चंदन लगा के उनका स्वागत करेंगे और बहुत सारी सुविधाएं देंगे व्यापारियों को, बहुत अच्छा है अगर ये सब चीजें मध्य प्रदेश में हो रही हैं। और पिछले 15 वर्षों से, मतलब अगर बीच का 1.5 साल कमलनाथ जी का निकाल दीजिए तो 15 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, तो ये सब व्यवस्था बहुत अच्छी रही होंगी। तो आज उस हिसाब से पंजाब और हरियाणा के किसानों से ज्यादा आय मध्य प्रदेश के किसानों की होनी चाहिए, लेकिन सरकारी आंकड़े कुछ और कहते हैं
कि जो प्रति व्यक्ति आय किसानों की है वो पंजाब और हरियाणा में ज्यादा है, जहां आड़तिया शोषण भी कर रहे हैं और वो लूट भी रहे हैं, जिनको ये खत्म करना चाहते हैं। तो एक तो ये समस्या। दूसरी बात ये है कि देखिए व्यापारी भी चिंतित है इसको लेके, क्योंकि असली बात यह है कि बड़े कॉरपोरेट जो हैं, जिनकी नजर इस भारत के बहुत बड़े कृषि बाजार पर है, उनके आने का मामला है। और वो कॉरपोरेट में बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की भी और विदेशों की भी वो आएंगी, तो ये छोटे व्यापारी नहीं खरीदेंगे जाकर के। ये बेचारे 10 कुंटल 20 कुंटल 50 कुंटल वाले नहीं, वो तो हजारों कुंटल की फिर खरीदे होंगी, उनके गोदाम बनेंगे और वो फिर अपने हिसाब से भाव तय करेंगे। फिर न कमल पटेल जी तय करवा पाएंगे भाव और न किसान तय करवा पाएगा भाव, क्योंकि जब एमएसपी की गारंटी नहीं होगी तो वो फिर जो मांग और इसकी बात कर रहे हैं वो उसमें 20 कमियां निकालेंगे। मान लीजिए हमने गेहूं बोया और हम बड़ी कंपनी को आया, उसका अधिकारी आया, वो कहेगा साहब जो है ये गेहूं जो है इस क्वालिटी का नहीं है, इस क्वालिटी का होना चाहिए, हम तो ये भाव देंगे। अब हमारी समस्या ये होगी किसान के नाते कि हमें तो पैसे चाहिए, बेटी की शादी करनी है, बच्चे की फीस देनी है, हम कहेंगे भैया जो भाव लेना ले जाओ। तो वो एक समस्या, वो एक आशंका, एक डर किसानों को है, जिस वजह से किसान बैठे हुए नंबर एक। दूसरी बात यह जो आड़तियों की बात की, इन्हीं आड़तियों के बारे में आपने तो खैर काफी प्रकाश डाल दिया। सुषमा स्वराज जी ने पार्लियामेंट में बाकायदा कहा था कि आड़तिये किसान का एटीएम है, इनको आप खत्म मत करिए। और जो इनकी उस समय नेता विपक्ष थी भारतीय जनता पार्टी की, और उन्होंने पूरा विस्तार से बताया था कि आड़तियों और इनका किसानों का एक अन्योन्याश्रय संबंध है। तो वो आड़तिये, उसमें क्या होता है, वो कच्चे आड़तिये जो है कच्ची पर्ची लेके जाते हैं। मान लीजिए एमएसपी 2000 है, अब वो किसान के पास गए, उन्होंने कहा भाई किसान को जाना पड़ेगा मंडी, वहां 5 घंटे 6 घंटे पूरा दिन उसको लगाना पड़ेगा, अपने ट्रैक्टर से माल ले जाना पड़ेगा, वहां उसको बेचना पड़ेगा। तो उससे किसान सोचता है 100-200 रुपए कम में भी ये घर से ले जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो वो 100-200 रुपए 150 रुपए कम में ले जाता है, अपने वाहन से ले जाता है, अपने खर्चे पे ले जाता है और वहां जाकर वो बेच देता है, उसमें उसे कमीशन होता है। तो ये व्यवस्था वहां से चल रही है, जिससे पंजाब का किसान और हरियाणा का किसान भी, उससे कोई नाराजगी नहीं है। अब ये तो इसलिए वो नाराज, इसके अगर आप इसको खत्म कर देंगे। दूसरी बात ये है कि जो 94% किसानों को जिनको एमएसपी नहीं मिलता, अब बिहार का मैं उदाहरण देता हूं, 2006 में बिहार में एपीएमसी एक्ट खत्म करके उन्होंने मंडियां खत्म कर दी। उसके बाद बिहार के किसानों की हालत देख लीजिए, वहां तो जो है खरीदार जो है बहुत सारे हैं, लेकिन बिहार के किसानों की हालत ये है कि उनका मक्का, उनका धान यहाँ हरियाणा पंजाब में एमएसपी से आधे पर बिका है। तो ये सब ग्राउंड रियलिटीज है कमल जी। मध्य प्रदेश में हो सकता है बहुत अच्छा हो रहा हो, लेकिन अन्य राज्यों में स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, जितने अन्य राज्यों में शायद कमल पटेल जैसा कृषि मंत्री नहीं है जो इन सब चीजों को कर सके। ये किसानों की समस्या है और सरकार को किसानों को ये भरोसा देना पड़ेगा, वो चाहे लिखित दे। अच्छा, मैं एक प्रश्न ये पूछता हूँ, आखिर प्रधानमंत्री जी से लेकर कृषि मंत्री तक बार बार कह रहे हैं तो किसानों को भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? इस पर भी आप चिंतन करना चाहिए सरकार को। क्या वजह है किसानों को भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए वो लिखित आश्वासन मांग रहे हैं, गारंटी मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर भी सोचना पड़ेगा। इसलिए नहीं हो रहा है कि कभी आप उनको खालिस्तानी कह देते हैं, कभी आप उनको कुछ शक्तियां कह देते हैं, उनको आप रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। जब 2-3 महीने पंजाब में रेल रोके बैठे हुए हैं, आपका कोई संवाद ही नहीं उनसे हो रहा है। तो आखिर ये गलतियां तो हुई है ना सरकार से। पहले तो कानून बनाने के समय जब आप इतना बड़ा कृषि सुधार कर रहे थे तो आपको किसान संगठनों से बात करनी चाहिए थी, उनके कंसर्न एड्रेस करने चाहिए थे, उनको बुला के एक आम सहमति से बढ़िया अच्छे 3 कानून बनाते और आज वाहवाह होती आपकी सबकी। लेकिन आपने एकदम से अध्यादेश ला करके वो कानून बना दिए, किसी से बात नहीं की। उसके बाद बहुमत का फायदा उठा के पार्लियामेंट में आपने पास करा लिया, बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन अब फिर 3 महीने 4 महीने जब किसान रेल रोके 2 महीने से बैठे हुए थे तो रीच आउट करना चाहिए था, पूछना चाहिए था। ये मान लिया गया कि वो तो पंजाब की समस्या है, अमरिंदर सिंह जाने, पंजाब किसान जाने, हम देख लेंगे। अब वो दिल्ली पर आ गया मामला और आज महाराष्ट्र में धरने प्रदर्शन हुए हैं। अगर ये लंबा खिंचा तो कमल जी मैं बता रहा हूं कि पूरे देश का मुद्दा बन जाएगा, ये खाली पंजाब हरियाणा का नहीं रहेगा। ये इसलिए जो है बेहतर ये है कि इसका कोई रास्ता सरकार निकाले। एक समय अन्ना हजारे का आंदोलन यूपीए सरकार की नींव हिला दिया था। क्या ये किसान आंदोलन एनडीए सरकार के लिए आने वाले समय में गले की फांस साबित होगा? हमारे साथ में असलम शेर खान साहब हैं। असलम शेर खान साहब कांग्रेस को लेकर निरुत्साहित हैं, लेकिन आंदोलन को लेकर। कमल जी मैं आपके पास आऊंगा, एक बार असलम शेर खान जी के पास चलते हैं। असलम जी आपसे जानना चाहूंगा कि इस आंदोलन के संदर्भ में नरेंद्र मोदी को हमने बड़े कुशल नेता के तौर पर देखा है, जो आने वाले समय को भांप लेते हैं, उसके अनुसार कदम उठा लेते हैं। क्या आपको लगता है अभी भी नरेंद्र मोदी इस पूरे मसले पर एक मौन रखे हुए हैं? कानून के समर्थन में बनारस में बोले, पर इस पूरे प्रदर्शन के संदर्भ में, इस पूरी गतिविधियों के संदर्भ में उन्होंने मौन साध रखा है। इस मौन की गूंज को असलम शेर खान के रूप में महसूस कर रहे हैं या सुन पा रहे हैं? देखिए, आप ही के डिस्कशन से एक बात निकली और कमल पटेल जी ने वो बात की तरफ कहा कि पंजाब
स्पेसिफिक प्रॉब्लम है ये जी कि पंजाब की जो मंडियों में सिस्टम है वो उसके बीच में अड़ेती है, और जो भी वो बड़ है, जो चाहे व्यापारी, जी ये लोग के मार्फत गेहूं की खरीदी होती जी है ना। अब जैसे अपनी यहाँ सोसाइटियां खरीदती हैं, जो गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज सोसाइटीज हैं, सिस्टम है, तो अगर आप ये देखिए कि भाव अंतर में अगर कमल जी की जो पटेल साहब की जो भाजपा जो शिवराज जी की सरकार जो 18 में हारी है, अगर आप उसके मूलभूत के अंदर चले जाएं, जी उसमें 2017 के अंदर जब किसानों के सामने ये बात आई कि सरकार ने ये कहा कि हम बोनस वगैरह नहीं देंगे बल्कि भावांतर देंगे, जी कि जो आपका मार्केट के अंदर जो भी बिकेगा मंडियों में उसके बाकी का पैसा सरकार मिलेगी, किसान से हम डायरेक्ट नहीं खरीदेंगे, हम भावांतर दे देंगे। जी क्या रिजल्ट हुआ था? एकदम किसान मतलब जितने व्यापारी थे उन्होंने मंडियों में एकदम भाव गिरा दिए किसानों के। जी मक्का 800-900 में बिकने लगी 700, और अब जब वो व्यापारियों से पूछे तो उनके वो मामा जी से लेना, मामा जी तो बाकी मामा देगा आपको भावांतर में। और रिजल्ट ये हुआ कि पूरे अपने वेस्टर्न मध्य प्रदेश में मंदसौर, रतलाम, नीमच इतना खतरनाक आंदोलन हुआ किसानों का कि आपने देखा कई बसें जला दी उन्होंने, क्योंकि भावांतर में ही मार खा गया वो। क्योंकि सरकार तो खाली भावांतर पे थी, व्यापारियों ने एकदम भाव गिरा दिया। तो एमएसपी के लिए जो किसान कह रहा है कि एमएसपी पे तो आप रुको ही रुको, क्योंकि अगर वो थर्मामीटर है कि यहाँ से पता चलता है कि हमारी जींस की कीमत क्या है। अगर सरकार ने गेहूं को 1975 रुपए करा तो ये जाके किसान का वो है ना बाहर आ गई। अब किसान ये देख रहे हैं कि बाजार में 17 में बेच रहा है, 18 तक उसकी जरूरत के ऊपर वो बेच रहा है, कि उसको कैश पैसा चाहिए, तो जल्दी चाहिए, क्योंकि फिर सरकार में तुलाई होगी, फिर बाद में चेक आएगा। तो एक असर रहता है कि जब ये एमएसपी रहती है कि कम से कम ये लेवल है, भले ही वो मार्केट में नहीं बिक रहा, तो ये ब्लेम करना के साथ पीछे गवर्नमेंट है, तो किसान एक डिमांड किसानों की क्या रह जाती थी कि कर्जा माफी कर दो, बड़ी डिमांड किसान की रहती थी कर्जा माफी, लेकिन सिस्टम के खिलाफ नहीं थे। अब अगर इन्होंने पंजाब के मतलब पंजाब को ही मारा है, पंजाब के सिस्टम को तोड़ना है मोदी जी को, तो आप फिर उसमें एक चीज सामने आ रही है कि पंजाब सबसे आगे इस लड़ाई को लड़ रहा है। और आपने जैसा भी अपने खुद का ये लड़ाई फिर पंजाब से बहुत फैल जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो जैसे अन्ना हजारे आपने मूवमेंट का, ये इनके बस में नहीं रहेगा, इसलिए मेरा इनसे निवेदन है कि इसको किसी से पंगा मत लो। आप सिखों से पंगा ले लोगे, फिर वो सिख आप जानते हो एक बार वो डिग्री पे निकल गए बाहर, तो फिर वो बहुत खतरनाक होता है। मतलब शेरखान जी दूसरी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं कि इसे पंजाब के साथ लड़ाई के तौर पर ना देखें, इसे सिखों के साथ लड़ाई में तब्दील ना करें, नहीं तो हालात और ज्यादा कठिन हो जाएंगे। कमल पटेल जी कोई हस्तक्षेप करना चाह रहे थे, पहले उनकी टिप्पणी सुनते हैं और फिर आखिरी बातचीत भी उन्हीं से करते हैं। जी कमल जी, आप कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे? देखिए, जितनी चिंता है सब किसानों की हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि सबकी चिंता है। आवाज आ रही मेरी? जी जी। सबकी चिंता यही है कि किसान अन्न पैदा करके अब आत्मनिर्भर बन रहा है भारत, और उसकी फसल का उसको उचित मूल्य मिले, यही सरकार की भी चिंता है। और उसी के लिए कानूनों में संशोधन किए गए हैं। इन कानूनों को आप सुनिए, अगर ये कानून किसानों के विरोध में होते तो अभी चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, किसानों ने मोहर लगाई है, 40-40 हजार, 60-60 हजार से भाजपा के उम्मीदवारों को जिताया है। अगर ये किसान के विरोध में कानून होते तो जीतते क्या? इन्होंने सबने मुद्दा उठाया था चुनाव में, और मैं इसलिए फिर कह रहा हूं कि आप भ्रमित कर रहे हो किसानों को। इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए, या तो आप हमें कन्विंस कराओ या हम आपको कन्विंस कराएं। और कमल जी आप ही बताओ ना, को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, इसके लिए हम संकल्पित है, उसी के लिए कानून बना रहे हैं, उसी के लिए सुधार कर रहे हैं, उसी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो किसान इतनी तो कह रहा है एमएसपी को कानून के तहत ला दो, उसमें मौन क्यों रह जा रहे हैं? क्यों उसमें देश के प्रधानमंत्री और देश के कृषि मंत्री केवल इतना बोलने को तो तैयार है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, पर एमएसपी का कानून ला देते हैं, ये बोलने से क्यों ठिठक रहे हैं? इसका उत्तर कमल पटेल जी के पास है, भाजपा नेता के पास नहीं सही, पर किसान कमल पटेल के पास इसका उत्तर है। हम कह रहे हैं ना कि हम एमएसपी तक नहीं, हम एमएसपी से ऊपर भी दे रहे हैं। और किसान को जी देखो, जब फसल आती है मंडी के अंदर तब एमएसपी के नीचे बिकती है,
जी। और जब व्यापारियों के पास चल जाती है, उद्योग बड़े बड़े कृष्णा किसके तो भाव बढ़ते हैं। अभी प्याज का उदाहरण ले, हम 4 रुपए 40 रुपए 4 रुपए और 2 रुपए बिक रहा था, अब 80 रुपए 60 रुपए हुआ। यही तो हम कर रहे हैं कि अब जो एक्ट नया आया है, इससे किसानों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए दे रहे हैं। इससे किसानों के एफपीओ बना रहे हैं, किसान के समूह बनकर किसान समूह करके खरीदेगा, खुद उसके ग्रेडिंग करेगा। व्यापारी ग्रेडिंग करके 4 गुना 10 गुना कमाता है, अब किसान का समूह ग्रेडिंग करके कमाएगा तो किसान की आय समर्थन मूल्य से ऊपर मिलेगी। किसान की आय समर्थन मूल्य से ऊपर मिलेगी, लेकिन एमएसपी कानून के तौर पर आ पाएगा, ये कहने की सीमा कमल पटेल जी नहीं है। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए राजेंद्र आर्य जी के पास चलता हूं। राजेंद्र आर्य जी, देश जानना चाहता है किसान संगठन सरकार के इस रुख के बीच क्या कुछ आगे करेंगे, इसको लेकर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपसे कार्यक्रम के अंत में। देखिए, किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर बिल्कुल मजबूत हैं और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, हम यहाँ दिल्ली में ऐसे ही डटे रहेंगे। और हमारे जो हौसले हैं वो हिमालय से भी ऊंचे और चट्टान की तरह मजबूत हैं। कोई भी सरकार का किसी भी तरीके का षड्यंत्र हमें यहाँ से डिगा नहीं सकता और सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा बिल्कुल भी ना ले। मैं कमल जी को आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। कमल जी, please save Indian democracy because the betterment of India is depending on Indian democracy. Godse could eliminate Gandhi. Nathuram Godse could eliminate Gandhi, but not his thoughts. Any attempt to do away with Gandhian thoughts will shake down the foundation of Indian democracy. Please don't underestimate the power of farmer, strength of farmer, because weakness are not so that we can't dwell on. हिमांशु जी, मैं कमल पटेल जी को एक बात बताना चाहता हूं। इन्होंने एफपीओ की जो बात करते हैं, मैं नेशनल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। हिमांशु जी, जी जी राजेश जी, आपकी बात पूरी सुनी जा रही है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का हेड ऑफिस है गुड़गांव में, सेक्टर 18 में। और मैं वहां पिछले 1.5 साल पहले मुझे वहां अपने सैकड़ों साथियों के साथ अपने सारे कपड़े उतारकर सिर्फ अंडरवियर में धरने पर बैठना पड़ा और हमने नेशनल हॉर्टिकल्चर के बोर्ड को ताला लगाया, क्योंकि जो 3.5-4 साल पहले की कमिटमेंट उन्होंने नेट हाउस, पॉली हाउस, कोल्ड हाउस, ग्रीन हाउस जो लगाते हैं किसान, उनको सब्सिडी की कमिटमेंट करी थी। 4.5 साल में उन्होंने 90% किसानों को सब्सिडी की पेमेंट नहीं दी है। किसानों के जो खाते हैं वो एनपीए हो गए, क्योंकि किसानों ने नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की रिकमेंडेशन पे बैंकों से 12% के ब्याज पे पैसा उधार में लिया था। और मैंने बहुत कोशिश करके वहां एमडी थे जो आईएएस थे, सीनियर आईएएस, उनका ट्रांसफर हमने करवाया। हम राधा मोहन जी जब कृषि मंत्री थे, केंद्रीय कृषि मंत्री, उनके सामने भी अपना दुखड़ा जाकर रोया। और इस सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, वहां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हमने बहुत धक्के खाए और किसानों ने बहुत संघर्ष किया। उसके बावजूद भी काफी जो किसान हैं उनकी जो सब्सिडी की जो पेमेंट है वो पेंडिंग है। ये हाल है अफसरों का। अफसर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के जो हैं वो 30% पैसा मांगते हैं सब्सिडी का। वो कहते हैं अगर 1 करोड़ रुपया किसी किसान की सब्सिडी है तो 30 लाख रुपए हमें दे दो। भ्रष्टाचारी है, कालाबाजारी है और चोर अधिकारी हैं जो भाजपा सरकार के हरियाणा में भी और केंद्र में भी काबू नहीं आ रहे। और बीच के जो दलाल हैं, ये कहते हैं, जो आड़तियों को ये दलाल कहते हैं, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड में ये दलाल बैठे हैं जो 30% से। तो राजेंद्र आर्य जी की कई सारी दिक्कतें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही है वो ये है कि किसान अपनी मांगों पर अडिग है, उसे समाधान चाहिए, सरकार से ही चाहिए। और चेतावनी इस रूप में है कि सरकार किसानों के हौसले और हिम्मत दोनों को ही कम करके ना आके। कमल पटेल जी को अभी भी लगता है कि बात समझ में नहीं आ रही किसानों को। सरकार की मंशा और नियत को इस देश के किसानों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। सब कुछ जो कुछ भी किया जा रहा है वो किसानों की बेहतरी के लिए किया जा रहा है। असलम शेर खान जी का मानना है ये सरकार इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आतुर है, इसलिए कुछ अलग करना चाहती है। उनकी शुभकामनाएं सरकार के साथ में है। विनोद अग्निहोत्री जी लेकिन इससे अलग राय रखते हैं। विनोद अग्निहोत्री जी का मानना है कि सरकार अगर वाकई चाहती है कि किसानों की बेहतरी हो तो एमएसपी के संदर्भ में जितनी दृढ़ता से बयान है उतनी ही दमदारी से कलम भी चल जाए तो समाधान निकल जाएगा। देखें, अग्निहोत्री जी की और हमारी राय लगभग मिलती हुई है। क्या सरकार इस राय से सहमत हो पाती है? आने वाले समय में देखने में दिलचस्पी रहेगी। अगली बैठक 5 दिसंबर को है, देखें बैठक ही रहेगी या कोई नतीजा भी देखने को मिलेगा। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। देश के सम्मुख चुनौती बनकर खड़ी हुई इस समस्या के संदर्भ में चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय अब आज के शेर का।
हमारा आज का शेर देश के किसान और सरकार दोनों को समर्पित। शेर ये कहता है कि रूठने वालों से इतना कोई जाकर पूछे, रूठने वालों से इतना कोई जाकर पूछे, खुद ही रूठे रहे या हमसे मनाया ना गया। मुइन एहसान जजबी ने जो ये लिखा है वो किसानों के संदर्भ में है कि वाकई किसान खुद से ही रूठे हुए हैं या वाकई सरकार ने मनाने की वैसी कोशिश नहीं की जो रूठे हुए लोगों को मनाने के संदर्भ में उसे करनी चाहिए। समाधान के लिए 5 तारीख का इंतजार करते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए याद, सादर प्रणाम।